हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, यानी कि मिक्सचर को एक्सप्लोर करना और उनके सेपरेशन के बारे में बात करना। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारे मिक्सचर्स को एक्सप्लोर कर लिया था, काफी सारे मिक्सचर्स के बारे में बात की, मिक्सचर्स को कंप्लीट हमने कर लिया था। फिर हम बात कर रहे थे वो जो मिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा उनके सेपरेशन के बारे में, जहां पर पहली सेपरेशन टेक्निक यानी कि जो टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, उसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो चलिए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जहां तक हमने पढ़ लिया था वहां तक एक बार चैप्टर को रिवाइज करके फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसे एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर बात की थी इससे पहले मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट होती है मैटर की। तो मैटर प्योर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं और मिक्सचर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमें पता ही है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में हमने देखा हमारे पास है एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर्स की बात करें तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो तरह के मिक्सचर्स हमारे पास हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंसेस में। मिक्सचर्स में कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, जबकि प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस भी है। ठीक है, चलिए, तो हमने बात की थी होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर की। होमोजेनस मिक्सचर जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर जिनका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अलग अलग एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है और मिक्सचर्स क्या है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, काफी एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। जैसे वाटर और ऑयल का जो एग्जांपल है ये हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, और वाटर और सॉल्ट का जो एग्जांपल है वो होमोजेनस का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर जैसे कि हमें दिख ही रहा है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो सीड्स हैं ये क्या है, पूरे में अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नहीं ना, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम। ठीक, चलिए, वैसे ही अगर हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने, कुछ एक्टिविटीज देख ली थी। फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के क्या कंपोनेंट होते हैं? दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देख लिए थे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी। फिर सेम ऐसे ही हमने सॉल्युबिलिटी देख ली थी, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर ली थी, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये 3 टर्म्स थे। इनके क्या इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमने सस्पेंशन के बारे में बात की कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, ये डिस्कस कर लिया था। और जो मिक्सचर हैं वो सेम फेज में भी हो सकते हैं और मिक्स्ड फेज में भी हो सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए, फिर हम क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि जो क्रिस्टल्स हैं ये बनते कैसे हैं। अब यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्रिस्टल की भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डेफिनेशन देख ली थी, बात की थी स्नोफ्लेक की, क्योंकि हमें इस तरीके से दिखते हैं, ये भी क्या है, क्रिस्टल ही तो है। ठीक है, चलिए, फिर हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में बात की थी। तो हमने क्या पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में, कि जब क्रिस्टल फॉर्म करने की जो टेक्निक है किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, उस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड इन विच वन ऑफ द कंपाउंड इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो ये यूज की जाती है टेक्निक सेपरेशन में। ठीक है, जिन दो कंपाउंड में जिनमें से एक क्या हो, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ठीक है, और दोनों क्या हो, सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। इसके अलावा इस मेथड को प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड के लिए भी यूज किया जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर ये बेस्ड है, ये जो प्रिंसिपल है क्रिस्टलाइजेशन का।
ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। बाकी आगे प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि हमने सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर में डाला हमने 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट 1 ग्राम डाला और 25 ml हमने इसमें वाटर डाल दिया। फिर इसके साथ ही हमने एक ड्रॉप इसमें डाल दी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट H2SO4 की। क्यों डाली? क्योंकि ये फर्दर प्रोसेस को नहीं होने देगा। ये क्या करेगा? केवल केवल सल्फर सॉरी कॉपर सल्फेट के ही क्रिस्टल ये बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एसिड क्या करेगा? कोई अनवांटेड रिएक्शन को होने से रोकेगा, जिससे हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे। इसीलिए हम एसिड यहाँ पर डालते हैं। फिर ये जो बीकर में हमने ये मिक्सचर बना लिया है, सॉल्यूशन बोल लेते हैं, सॉल्यूशन बना लिया है, इसको अब हम रख लेंगे किसमें? वाटर बाथ में। ठीक है, वाटर बाथ में होता क्या है? वाटर होता है बेसिकली, नीचे से हीट दी जाती है, वो बॉयल होता है और हमारा जो मिक्सचर है इसके साथ साथ गर्म हीट होता रहता है। अब क्या होगा? 25 ml में 1 ग्राम हमने डाला। अब हम जब इसे हीट कर रहे हैं, हीट करने पर क्या होगा? इस सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, घुलनशीलता है, वो भी बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हम इसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल देंगे, डालते रहेंगे। तो हम इसमें कंटिन्यू सॉल्यूट पार्टिकल डालते रहेंगे और इसको इस तरह से ग्लास रॉड की मदद से कंटिन्यू स्टिर करते रहेंगे, यानी कि घोलते रहेंगे। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड बन जाएगा हीट करते करते। तो जब ये सैचुरेटेड बन जाएगा, उस पॉइंट पर हमें स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। अब हमें क्या करना है? अब ये देखो सैचुरेटेड बन चुका है। अब गरम गरम ही, अब ये हॉट होगा, इसे गरम गरम ही हमें क्या कर लेना है? फिल्टर पेपर की मदद से, फनल की मदद से क्या कर लेना है? फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने से क्या होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो फिल्टर पेपर पर आ जाएंगी, बाकी हमें नीचे जो है हमारा फिल्ट्रेट मिलेगा। क्लियर है? चलिए, फिर उस फिल्ट्रेट को हमें एक वॉच ग्लास से ढक करके उसको छोड़ देना है। धीरे धीरे वो कूल डाउन हो जाएगा और हमें जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। अब इन क्रिस्टल को हम कोल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे और इस तरीके से वॉच ग्लास पर रख करके ड्राई कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमें मिल जाते हैं प्योर क्रिस्टल्स। किसके? कॉपर सल्फेट के। तो यही टेक्निक है, यही प्रोसेस है। इस प्रोसेस से ही हमें क्या मिल जाते हैं? क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर है? चलिए, तो आपने लास्ट लेक्चर में ये नोट नहीं किया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। डायग्राम अगर आपने ड्रॉ नहीं किए हैं तो आप इसे बना लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमारी अगेन एक सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, कैसे हम यहाँ पर सेपरेशन करते हैं डिस्टिलेशन से, वो हम देखेंगे। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टिलेशन की बात करते हैं। अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड। अब मिसेबल क्या है, इमिसेबल क्या है? होमोजेनस, हेट्रोजेनस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये सभी हम मिक्सचर वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? दो पार्ट में हम बांट रहे हैं इस चैप्टर को। पहला तो हमने मिक्सचर के बारे में बात की, हालांकि एनसीईआरटी में वो एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमने वो पढ़ लिया, दूसरे पार्ट में हम सेपरेशन और उसकी टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिसिबल, इमिसिबल, ये सभी कुछ हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी कि मिसिबल क्या है। अगर हो रही है तो मिसिबल यानी कि दो लिक्विड जो आपस में अच्छे से घुले हुए होते हैं या अच्छे से मिले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि वाटर में हम क्या डाल दें? एसीटोन डाल दें। वाटर में एसीटोन अगर हम डाल देंगे तो वो अच्छे से घुल मिल जाएगा, हम पता भी नहीं लगा पाएंगे कि वाटर में एसीटोन मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के लिक्विड को कहा जाता है मिसिबल। और अगर हम कहें इमिसिबल, तो जैसे वाटर में हम ऑयल डाल दें। ठीक है, तो ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लेकिन ऑयल और वाटर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, एक सेपरेट लेयर बना देते हैं। जो ज्यादा डेंस है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे रह जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर फ्लोट करता है। तो इस तरीके से ये दोनों लिक्विड कैसे हैं? इमिसिबल है। ठीक है, चलिए, तो एक दो मिसिबल लिक्विड का बोला भी जा रहा है होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर यानी कि जहां पर हम मान लीजिए दो कंपोनेंट का होमोजेनस मिक्सचर है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंपोनेंट को हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, इतने अच्छे से वो आपस में मिले हुए होते हैं या घुले हुए होते हैं। ठीक, तो चलिए, तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस। तो क्या करना पड़ता है इन्हें सेपरेट करने के लिए? मान लीजिए दो मिक्सेबल लिक्विड है, इन्हें सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा कि दो लिक्विड है तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा।
जब हम इन्हें हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपराइज हो जाएगा, है ना, वेपर उसके बन जाएंगे, तो वो वाला कंपोनेंट हो गया सेपरेट। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जब ये बॉयल नहीं हुआ है, वो कंपोनेंट हमें अलग से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वेपर इज देन कूल्ड, जो वेपर्स बन गई थी उनको कूल करके वापस से लिक्विड में लाया जा सकता है ना, कंडेंसेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। और ये जो होल प्रोसेस यहाँ पर हुई, इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, डिस्टिलेशन, दोनों लिक्विड को सेपरेट करने की प्रोसेस। It allows the recovery of the solvent or the separation of liquid that differ in boiling point by at least about 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट और सेपरेशन ऑफ लिक्विड दैट डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट अबाउट एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों लिक्विड के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो लगभग 25 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर लगभग आसपास के होंगे तो पहला जो इवेपोरेट हो रहा है दूसरा भी क्या होने लग जाएगा, पहले के वेपर बन रहे हैं पहले लिक्विड के, तो दूसरे के भी तुरंत वेपर बनने लग जाएंगे, जिससे हमें प्योर जो है सब्सटेंस उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो इसे जो है किसी लिक्विड में अगर डिसॉल्व्ड सॉलिड प्रेजेंट है तो उससे सेपरेट करने के लिए भी यूज हम कर सकते हैं। During the process, vapors of the lower boiling liquid are passed through a condenser where they were cooled using by circulating water or air and condensed as a pure liquid। चलो, तो जिसके वेपर बन गए, जैसे हमने कहा दो, यहाँ पर समझ लेते हैं, है ना, हमने कहा यहाँ पर हमने एक A प्लस बी का एक मिक्सिबल लिक्विड का क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है या मिक्सचर लिया है, जो भी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसको हीट करेंगे। हीट करने पर मान लो बी जो है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है ए से, ठीक है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है ए से, बी का कम बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि बी जल्दी इवेपोरेट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, यहाँ से ग्लास रॉड जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कंडेंसर। कंडेंसर में दो वो होता है, यानी कि एक इनलेट होती है और एक आउटलेट होती है, इस तरीके से। यह कंडेंसर, यहाँ पर हमारा दूसरा बीकर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है ए से, तो बी जल्दी इवेपोरेट होगा। तो बी इवेपोरेट हो रहा है, और बी इवेपोरेट हो के कहाँ से जाएगा, कंडेंसर से। अब कंडेंसर में यहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर, यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है और घूम करके यहाँ से कोल्ड वाटर जो है बाहर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो कोल्ड वाटर है यहाँ पर, तो बी क्या होगा, वेपर थी बी के पास, तो बी वेपर से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, क्योंकि वेपर जब ठंडे सरफेस से टकराएंगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं फिर ये यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर इसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम सारे बी को अलग इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ से बी हट जाएगा, यहाँ पर केवल ए बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा बी। इस तरीके से यह प्रोसेस होती है। वैसे हम इसको आगे डिटेल में देखने ही वाले हैं, ठीक है, बस फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए हमें ऐसा हमने एक रफ डायग्राम यहाँ पर बनाया। वैसे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए, तो ये बात थी। द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट वेसल। तो जैसे हमने देखा कि सेपरेट वेसल में फिर उसको कंडेंस करके कूल करके हम कलेक्ट कर लेते हैं। while the solid or other liquid from the mixture remains in the distillation flask। और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है जहां से हम हीट कर रहे थे दोनों लिक्विड का, वहां पर जो है पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जो भी सॉलिड है या जो भी है। अ डिस्टिलेशन सेटअप इज शोन इन फिगर 5.12। आगे हम देखेंगे डिस्टिलेशन फिगर को, ठीक है, सेटअप को कि कैसे सेटअप किया जाता है। अब यहाँ पर क्या था, हमारे पास दोनों लिक्विड थे, लिक्विड को हीट करा, हीट करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, इन वेपर को कूल किया, कूल करने के बाद वापस से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्टिलेट कह रहे हैं। और ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, गैसियस में चेंज कर सकते हैं और गैसियस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। लिक्विड को गैस में कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉइलिंग करके या हीट करके, बॉइलिंग से, या हम वेपराइजेशन बोल सकते हैं, है ना, वेपराइजेशन बोल सकते हैं, या हम हीटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, हीट करके।
गैस से लिक्विड कैसे बनाते हैं हम? कंडेंसेशन से। किससे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या हम कूलिंग बोल सकते हैं। कूलिंग क्योंकि करना तो कूल पड़ता है यहाँ पर, तो गैस से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, जब हम मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जब हमारा समर कैंप चला था तो हमने मैटर की स्टेट के बारे में भी बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे फ्यूजन कहा जाता है, या हम कह सकते हैं मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे भी फ्यूजन कहा जाता है, या हम कह सकते हैं फ्रीजिंग। ठीक है। फिर लिक्विड से गैस में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है बच्चों बॉइलिंग, वेपराइजेशन, या हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है। गैस से लिक्विड में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक। फिर गैस से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं हम क्या? क्या गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो सकती है? हाँ, इसे कहा जाता है डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। ठीक है, दो चीजें। और सॉलिड से गैस में चेंज होता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है। सॉलिड डायरेक्टली जब गैस में चेंज होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सब्लिमेशन। तो ये कुछ प्रोसेस थी, जैसे कि फ्यूजन, या हम कहें फ्रीजिंग, फ्यूजन या हम कहें फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इसके अलावा सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन। हमने कुछ और प्रोसेस भी पढ़ी, जैसे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी टेक्निक है जहां पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है ना। जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा इवेपोरेशन में भी और बॉइलिंग में भी, दोनों में ही कन्वर्ट होगा। लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि देखो, बॉइलिंग में जब लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हीट देनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन में बिना हीट के भी वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों प्रोसेसेस में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, इसीलिए हम सिंपल यहाँ पर वेपराइजेशन बोल लेते हैं। ठीक है। या हम बॉइलिंग ही यहाँ पर कहते हैं, ज्यादातर तो हम बॉइलिंग ही करते हैं। बॉइलिंग क्या है, इजी भी है और फास्ट भी, इससे जो है वेपर्स बनते हैं। जबकि इवेपोरेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, फैक्टर पर भी ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, जैसे कि टेम्परेचर, हम कह सकते हैं सरफेस एरिया, इसके अलावा हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, इन सभी पर भी ये डिपेंड करता है इवेपोरेशन। क्लियर है? चलिए, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया है कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस क्या है। लिक्विड से वेपर में चेंज होना। लिक्विड से वेपर में चेंज कब होगा? जब हम हीट करेंगे, जिसे हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। और वेपर से लिक्विड में चेंज होना जब हम कूल करेंगे, या इसे कंडेंसेशन भी कहा जाता है। क्लियर है? आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं एग्जैक्ट टर्म को। इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है हमारा पूरा सेटअप डिस्टिलेशन का। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास है ट्राइपॉड स्टैंड। एक एक करके हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास है ट्राइपॉड स्टैंड, इसमें है बर्नर, वायर गॉज, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, यानी कि यहाँ पर क्या है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। इसे क्या कहेंगे हम? ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क, और ये है लैबोरेटरी स्टैंड। ये तो हमारा स्टैंड है, बाकी ट्राइपॉड है, बर्नर है, नॉर्मल चीजें सारी। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने, डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये आ गया हमारा वाटर कंडेंसर। इसके पास दो, हमने कहा था ना, एक वाटर आउटलेट होती है और एक इनलेट होती है। ठीक है। चलिए, और ये हमारे पास है कोनिकल फ्लास्क। अब हमने क्या किया, यहां से इसे हीट किया। जब हीट हमने किया तो हमें ये पता है, जो दो मिसिबल लिक्विड हमने लिए हैं, वाटर और एसीटोन, दोनों मिसिबल तो हैं, लेकिन एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है। वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन का काफी कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से एसीटोन जो है जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे जैसे एसीटोन इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद अच्छा, यहाँ पर एक थर्मोमीटर भी है जो आपको दिख रहा होगा। इवेपोरेट होने के बाद ये चला जाता है कंडेंसर में। इवेपोरेट कैसे होगा, इसकी क्या जाएंगी, वेपर्स जाएंगी कंडेंसर में। ठीक है। वेपर्स जैसे ही कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर होता है बहुत ज्यादा कोल्ड, क्योंकि यहाँ से आ रहा है कोल्ड वाटर। ठीक, कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है।
ठीक है। इसके अंदर है कोल्ड वाटर, यानी कि इसका ये जो सरफेस है इस कंडेंसर का वो कैसा है, कूल है, ठंडा है। तो जिस ठंडे कंडेंसर पर ये गरम गरम वेपर्स जाकर के जब टकराती है तो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर जो है कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठे हो जाती है और ये रहा हमारा एसीटोन। अब एसीटोन इसमें रह गया, सारा एसीटोन जब इवेपोरेट हो जाएगा कंडेंसर से होते हुए कोनिकल फ्लास्क में जब आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा केवल वाटर और एसीटोन यहाँ पर हो चुका है सेपरेट। तो ये काफी अच्छी इजी एक सेपरेशन टेक्निक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये था सिंपल डिस्टिलेशन। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे एयर है, एयर में काफी सारे कंपोनेंट है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। बस डिफरेंस ये होता है कि वहां पर एक फ्रैक्श जैसे यहाँ पर तो कोई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं है, वहां पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जिसमें अलग अलग गैसेस जो है अलग अपने अपने फ्रैक्शन में जाकर के बैठ जाती है और हम वहां पर सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्टिलेशन सेटअप, आपको ये जरूर बना लेना है अपनी कॉपी में। इतना आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया, अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से इसे हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफर सफिशिएंटली। एसीटोन बॉयल होता है 50 डिग्री सेल्सियस पर और वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसा आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 25 डिग्री से तो काफी ज्यादा है। तो लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अलाउज वन लिक्विड टू वेपराइज बिफोर द वेपर ऑफ अदर लिक्विड आर फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो यहाँ पर हुआ क्या, इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है जो कि एसीटोन का है, वो 56 डिग्री सेल्सियस पर ही इवेपोरेट हो जाएगा पूरा, है ना, वेपराइज हो जाएगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे। बाकी जो वाटर है जिसने 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना है वो जो है वहीं पर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर अभी ये फिगर देखा है। ठीक है, तो इस फिगर को हमने यहाँ पर थोड़े से कुछ पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने बात की डिस्टिलेशन के बारे में। इसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।